हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। चलिए आज हम लोग यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये है 27 जून 2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी उदीयमान प्रौद्योगिकी नहीं है? ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, 3D होलोग्राफिक इमेजिंग, और डी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर। तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब पर आधारित कंप्यूटर, क्योंकि ये पहली जनरेशन का कंप्यूटर है ये। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित कंप्यूटर एक पुरानी तकनीकी है जो पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। यह पूर्णतः अप्रचलित हो चुकी है। वर्तमान में विद्यमान प्रौद्योगिकी निम्न है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, 3D होलोग्राफिक कंप्यूटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स आदि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी फ्रीक्वेंसी के आरोही क्रम में लिखें। पहला प्रकाश तरंगे, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे और रेडियो तरंगे। तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा रेडियो तरंगे, फिर आ जाएगा माइक्रो तरंगे यानी दूसरा, और तीसरा आ जाएगा इंफ्रारेड तरंगे, और चौथा आ जाएगा प्रकाश तरंगे यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। कहते कहा उतनी तरंगें कम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर आरोही क्रम: रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे और इंफ्रारेड तरंगे। चौथा प्रकाश तरंगे, सबसे कम, रेडियो से अधिक, माइक्रोवेव से अधिक, सबसे अधिक। ठीक है, सबसे लंबी तरंगे कौन होता है? तो रेडियो तरंगे। इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छा से दिया हुआ है। और रेडियो से छोटी कौन होता है? तो माइक्रोवेव तरंगे, और माइक्रोवेव से छोटी इंफ्रारेड से छोटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए एडोब एक्रोबैट स्वत्वाधिकार उत्पाद का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाणिज्य ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। फर्मवेयर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ए, सी और डी सही है। ए, सी और डी सही है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक वाणिज्य सॉफ्टवेयर पैकेज है। ठीक है, लेकिन यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अतः विकल्प भी गलत है, गलत हुआ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन नंबर का प्रश्न। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन एडी शुद्ध आचार का एक सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करते हैं? ये यह बताता है कि त्रुटिहीन तरीके से शोध रिपोर्ट कैसे लिखें। यह सामाजिक मानकों के दायरे में शोध का प्रणाली विज्ञान प्रदान करता है। यह नैतिक शोध हेतु क्या करें और क्या ना करें का एक समान सेट प्रदान करता है। यह शोध के प्रतिभागियों के अधिकारों व कल्याण का संरक्षण करता है। तो इसका सही वर्णन हो गया सी और डी। सी राइट आंसर हो गया और सी का, डी का।
ठीक है, देखते हैं। शोध आचार, जिसे अनुसंधान नैतिकता भी कहते हैं। क्या शोध आचार को क्या कहते हैं? अनुसंधान नैतिकता भी कहते हैं। अनुसंधान करते समय पालन किए जाने वाले नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों को संदर्भित करता है। नैतिक आचार हेतु 7 दिशा निर्देश है। सामाजिक और नैदानिक मूल्य, वैधानिक वैधता, निष्पक्ष विषय चयन, अनुकूल जोखिम लाभ अनुपात, संतत समीक्षा, सूचित सहमति तथा संभावित और नामांकित विषयों के प्रति समान। कथन ये शोध के लेखन में तकनीकी विधि से संबंधित है। चलिए, गलत दिया हुआ शोध देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से जारी होने वाले सर्वाधिक आरंभिक से नवीनतम तक का सही क्रम कौन सा है? आलम आरा, 2 बीघा जमीन, राजा हरिश्चंद्र, गर्म हवा, शोले। तो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा राजा हरिश्चंद्र, फिर आएगा दूसरा नंबर में आलम आरा, और तीसरा नंबर में 2 बीघा जमीन, और चौथा नंबर में गर्म हवा, पांचवा नंबर में शोले, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसका ईस्वी दिया हुआ है। राजा हरिश्चंद्र कब फिल्म बना? तो 1913 में, आलम आरा 1931 में, 2 बीघा जमीन 1953 में, और गर्म हवा 1973 में, शोले 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्नावली क्या होती है? यह एक डाटा विश्लेषक उपकरण है। यह डाटा संग्रहण उपकरण है। यह डाटा तुलना करने का उपकरण है। यह डाटा विश्लेषण व निष्कर्ष निकालने का उपकरण है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, यह डाटा संग्रहण उपकरण है। देखिए, प्रश्नावली एक शोध उपकरण है। प्रश्नावली एक शोध उपकरण है जिसका उपयोग सर्वेक्षण या सांख्यिकी अध्ययन के माध्यम से उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से डाटा संग्रहण उपकरण है जिसका उद्देश्य किसी विशिष्ट समूह से प्रतिक्रियाएं एकत्र करना है ताकि शोधकर्ता किसी विषय का एक मूल्यांकन कर सके और निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा का विश्लेषण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से फिल्म पटकथा लेखन की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या है? ए शूटिंग, कॉन्फर्मेशन, मध्य, शुरुआत, सेटअप, संपादन, संकल्प, अंत। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, सी और ई। बी, सी और ई, यानी कि कॉन्फर्मेशन मध्य, शुरुआत सेटअप, और संकल्प अंत। आंसर ए का सही है। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। फिल्म स्क्रिप्ट लेखन की अनिवार्य आवश्यकता है। शुरुआत सेटअप से, मध्य टकराव से, अंत में समाधान से। ये तीनों मिलकर एक फिल्म की पारंपरिक त्रिअंकीय संरचना का निर्माण करते हैं। शूटिंग और संपादन स्क्रिप्ट लेखन का भाग नहीं है, बल्कि यह फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की प्रक्रिया में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। ए, आविष विज्ञान। आविष विज्ञान का क्या हो जाएगा? तो आविष विज्ञान का हो जाएगा विषैल पदार्थों का क्या प्रभाव का विज्ञान। ठीक है, और उदाहरण आकलन का हो जाएगा कि मनुष्यों पर पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रभाव का आकलन। ठीक है, जोखिम आकलन का हो जाएगा संकट के सार्वजनिक जोखिम का मूल्यांकन, और जोखिम प्रबंधन का हो जाएगा पर्यावरणीय स्वास्थ्य संकट निवारण हेतु की गई कार्यवाही। ठीक है, यानी ऑप्शन ए का सही है। ठीक है,
यहाँ आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि आविष विज्ञान का विषैले पदार्थ के प्रभाव का विज्ञान, उदासीन आकलन का मनुष्यों पर पर्यावरणीय संदूषण के प्रभाव का प्रकरण, जोखिम आकलन का संकट के सार्वजनिक जोखिम का मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन का पर्यावरणीय स्वास्थ्य संकट निवारण हेतु की गई कार्यवाही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संस्थाओं आयोगों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और शिक्षा आयोग। इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, ए और डी। फर्स्ट नंबर में ये बी, दूसरा बी, सी, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारतीय संस्थान आयोगों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1945, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 और शिक्षा आयोग 1964, जो इसे कोठारी आयोग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संप्रेषण व्यवसायी नहीं है? क्या पूछ रहा है? व्यवसायी नहीं है। तो ए पत्रकार, बी विज्ञापन दाता, सी समाचार वाचक, डी स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन जो है सो संप्रेषण व्यवसायी नहीं है, बाकी पत्रकार, विज्ञापन दाता, समाचार वाचक है। संप्रेषण व्यवसायी में वे लोग या संगठन होते हैं जो संचार प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जैसे कि जानकारी को प्रसारित करना या किसी संदेश को जनता तक पहुंचाना। स्मार्टफोन एक उपकरण है जो संचार की सुविधाजनक बनाता है, लेकिन खुद संचार व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। शहर दिया हुआ है, संस्थान दिया हुआ है। नई दिल्ली, नई दिल्ली का क्या हो जाएगा? तो ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, ये पुणे का हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। ठीक है, और नोएडा का हो जाएगा एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टीवी। लखनऊ का भारतेंदु नाट्य अकादमी। ठीक है, उस तरह से ऑप्शन 1 का 4, बी का 3, सी का 1, यानी कि ऑप्शन बी सही है, 1 सही है, सी सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। नई दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, पुणे भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, नोएडा एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टीवी, लखनऊ भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। निम्नलिखित मूल्यांकन प्रकारों में से किसमें अधिगम को प्रदर्शित करने के लिए एक उत्पाद को उत्पन्न करना अथवा किसी कार्यकलाप का निष्पादन विद्यार्थी से अपेक्षित होता है? तो निर्माणात्मक आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, संकलनात्मक आकलन, निष्पादन आकलन। आंसर हो जाएगा निष्पादन आकलन, डी का।
देखते हैं। निष्पादन आकलन एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें छात्रों को वास्तविक या काल्पनिक स्थिति में कोई कार्य या उत्पाद प्रस्तुत करना होता है। इसका उद्देश्य यह देखना होता है कि छात्र ने जो सीखा वह उसे व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध नेटवर्क सिक्योरिटी से है? तो फायरवॉल, वार्म्स और की लागर्स और ट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा मानकों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क की निगरानी और नियंत्रण करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी निजी नेटवर्क तथा अनधिकृत पहुंच का लाभ उठाना है। वार्म्स, कीलॉगर्स और ट्रोजन सभी एक मेलवेयर है जो नेटवर्क सुरक्षा के लिए खतरे पैदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को घटते वस्तुवर्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कार्बोनेट्रेट पेय पदार्थ, कोला बीज, तरल पदार्थ। तो इसका हो जाएगा डी का यानी DPAC। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। तरल पदार्थ सबसे सामान्य, इसमें पानी, दूध, जूस आदि द्रव आते हैं। पेय पदार्थ तरल पदार्थों का एक उपसमूह जो पीने योग्य पदार्थ को दर्शाता है। और कार्बोनेट्रेट पदार्थ पेय पदार्थों को एक उपवर्ग को जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर बनाए जाते हैं। और कोला फिज ये जो है सो कार्बोनेट्रेट पेय को एक और विशिष्ट प्रकार जो कोला स्वाद वाला होता है, जैसे कोका कोला, पेप्सी आदि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूची 1 वैज्ञानिक और सूची 2 आविष्कार को मिलान करना। चलिए मिलाते हैं। तो टिम बर्नर्स-ली का क्या हो जाएगा? तो वर्ल्ड वाइड वेब। और फ्रेड कोहेन का क्या हो जाएगा? तो वायरस। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का आधुनिक कंप्यूटर के जनक। जॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, यानी ऑप्शन ये सही है। चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब, फ्रेड कोहेन वायरस, चार्ल्स बेबेज आधुनिक कंप्यूटर के जनक, जॉन और न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शोध अभिकल्प का प्रतिरूप अभिगम क्या है? तो क्या है? आंसर हो जाएगा शोध समस्या एक गणितीय मॉडल द्वारा दर्शाई जाती है, समाधान व निष्कर्ष युक्त मॉडल से निगमित होते हैं। ठीक है, यही आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक क्षेत्र के मूल्य उद्देश्य है? ठीक है, प्रश्न है। तो ये अनुभवों के परिणाम स्वरूप कुछ नए व्यवहार का प्रदर्शन, बी नए मूल्यों के अनुसार सुसंगत व्यवहार, सी पर्यावरण में किसी चीज पर ध्यान देना, डी कुछ निश्चित जुड़ाव या प्रतिबद्धता का प्रदर्शन। तो आंसर हो जाएगा सी, ए, बी, सी और डी। ठीक है, चारों इसका मूल्य उद्देश्य देख सकते हैं एग्जाम्पल में। ब्लूम वर्गीकी के अनुसार अधिगम के 3 डोमेन है, संज्ञात्मक डोमेन, भावनात्मक डोमेन और मनोप्रेरणा डोमेन। भावनात्मक क्षेत्र के मूल उद्देश्य अनुभवों के परिणाम स्वरूप कुछ नए व्यवहार प्रदर्शन, नए मूल्य के अनुसार सुसंगत व्यवहार, पर्यावरण में किसी चीज पर ध्यान देना, कुछ निश्चित जुड़ाव या प्रतिबद्धता का प्रदर्शन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, मिलाते हैं। मिलाने के लिए बोला जा रहा है कि पर्यावरणीय प्रोटोकॉल पारित होने
होने कार्रवाई का वर्ष। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये हो जाएगा आपका 2015। और जैव विविधता कन्वेंशन ये हो जाएगा 1992। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ये हो जाएगा आपका 2008। और क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा 1997। ठीक है। यानी ऑप्शन बी सही है। देख लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल में इसका हम। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन 2015, जैव विविधता कन्वेंशन 1992 और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि जीवन पर्यंत अधिगम की चर्चा करने वाला सतत विकास लक्ष्य है उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा का गुणवत्ता, लैंगिक जेंडर समानता, जीरो हंगर। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा की गुणवत्ता। शिक्षा की गुणवत्ता सतत विकास लक्ष्य 4 SDG 4 का उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए इंटरएक्टिव शिक्षण के अवसरों को बढ़ावा देना है। जीवन पर्यंत अधिगम इसी लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान निम्न में से कौन सी कार्य तरंगें उत्पन्न होती है? पी तरंग, एस तरंग, लव तरंग, रेले तरंग। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी ये तरंग और एस तरंग। ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कहते हैं भूकंपीय तरंगें वे ऊर्जा तरंगें हैं जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है और सतह पर फैलती है। भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती है, भूपृष्ठीय तरंगें और सतही तरंगें। भूपृष्ठीय तरंगें यह तरंगें पृथ्वी के भीतर से होकर गुजरती है, जो ये दो प्रकार की होती है, प्राथमिक तरंगें और द्वितीय तरंगें। और सतही तरंग यह तरंग पृथ्वी के साथ साथ चलती है, यह भी दो प्रकार की होती है, लव तरंगें और रेले तरंगें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस तर्क है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कि कुछ गैर विरल पंछी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, संज्ञात्मक क्षेत्र का स्तर और सुझाया गया शब्द। तो मूल्यांकन का क्या हो जाएगा? 2। निर्धारण, ज्ञान का हो जाएगा परिभाषित करना, विश्लेषण का हो जाएगा विभेद, और अनुप्रयोग का प्रदर्शित करना। यानी कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मूल्यांकन का निर्धारण, विज्ञान का परिभाषित करना, विश्लेषण का विभेद, अनुप्रयोग का प्रदर्शित करना। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञात्मक क्षेत्र के प्रकाश में निम्नलिखित कक्षागत प्रश्नों को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ये बोधात्मक, मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक, प्रयोगात्मक, स्मृति आधारित। ठीक है। तो सबसे पहले स्मृति आधारित, फिर बोधात्मक, यानी ऑप्शन ये सही है। यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, स्मृति आधारित याद रखना, स्मरण सबसे निचला स्तर है। बोधात्मक समझना, इसमें जानकारी का अभिलेख और इसका वर्णन शामिल है। प्रायोगिक, सीखे गए ज्ञान को नए परिवेश में लागू करना। विश्लेषणात्मक, जानकारी में उसके पिछड़ेपन के नतीजों को शामिल करना। मूल्यांकन, यह अधिकतम स्तर है जिसमें गरीबों के आधार पर निर्णय लेना और मूल्य निर्धारण शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित हम में से प्रत्येक व्यक्ति नश्वर है, इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी दिन मानव जाति पृथ्वी से लुप्त हो जाएगी। उपयुक्त कथन में किए गए तर्क दोष की पहचान कीजिए। उपलक्षण तर्क दोष, घास तर्क का पुतला, संग्रह तर्क दोष और विग्रह तर्क दोष। तो आंसर हो जाएगा सी, की संग्रह
तर्क दोष। उच्चतर शिक्षा में विनियामक निम्नलिखित कार्य निष्पादित करते हैं: उपाधियां, डिग्री प्रदान करने की अनुमति, शिक्षकों का चयन और लोक निधि सार्वजनिक कोष का संवितरण, गुणवत्तापूर्ण बेंचमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो यह ऐसे कारकों पर आधारित है जो स्वयं गतिविधि से संबंधित नहीं है। बी, यह व्यक्तिगत रुचियों के अन्वेषण की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सी, यह चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। डी, यह वह करने की अभिप्रेरणा है जो हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए, सही है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाह्य विप्रेरणा में व्यक्ति किसी गतिविधि को इसलिए करता है क्योंकि वह किसी बाहरी लाभ जैसे पैसा, ग्रेड, प्रशंसा, पुरस्कार या दर्द से बचना को प्राप्त करना चाहता है, न कि उस गतिविधि को करने में उसे स्वयं आनंद करता हो या वह आंतरिक रूप से संतुष्टि महसूस करता है। ये कारक सीधे गतिविधि के भीतर से उत्पन्न नहीं महसूस होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, IRAHE का पूर्ण रूप है? तो पूर्ण रूप उसका है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संचार प्रौद्योगिकी नहीं है? स्मार्टफोन, समाचार वाचक, ईमेल और व्हाट्सएप। तो आंसर हो जाएगा समाचार वाचक। संचार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है किसी तकनीकी या प्रणाली जिसके जरिए लोग एक दूसरे से सूचना, संदेश, डेटा आदि का आदान प्रदान कर सके। वही समाचार वाचक कोई तकनीकी नहीं है बल्कि व्यक्ति है, अतः विकल्प भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है भूमंडलीय ऊष्मन के कारण आर्द्र भूमि से मीथेन का मोचन बढ़ेगा। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? सकारात्मक प्रतिपुष्टि, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, सकारात्मक व नकारात्मक प्रतिपुष्टि दोनों, ना तो सकारात्मक ना ही नकारात्मक। तो आंसर हो जाएगा ए का सकारात्मक प्रतिपुष्टि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ऐतिहासिक शोध विधि क्या होती है? तो यहाँ देख सकते हैं ऐतिहासिक शोध। ठीक है, क्या कह रहा है? ऐतिहासिक शोध, तो यह विशेषज्ञों के साक्षात्कार, सर्वेक्षण आदि सहितों सूचना स्रोतों और वर्तमान स्थिति की समझ द्वारा तथ्य एकत्र करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह अतीत में विभिन्न कालविधियों में जाकर तथ्य एकत्र करती है। सूचना के स्रोतों में लिखित अभिलेख, समाचार पत्र, डायरी पत्र, आंतरियों का लेख, दस्तावेज आदि सम्मिलित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सौर विकिरण के एक हिस्से के रूप में विद्युत चुंबकीय विकिरण में निम्नलिखित घटकों में से कौन पृथ्वी तक पहुंचते हैं? गामा किरणें, एक्स किरणें, प्रबंधनी किरणें और दृष्टिगोचर किरणें, अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण। तो आंसर हो जाएगा सी और डी और ई, सी, डी, ई, ये पृथ्वी तक पहुंचते हैं, यानी ऑप्शन बी है सही। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रतिपादन सर्वप्रथम जेम्स कॉर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे का प्रतिपादन सर्वप्रथम जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया और बाद में हेनरिक हर्ट्ज ने इसकी पुष्टि की। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के
परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और विकिरण के एक हिस्से के रूप में निम्न विद्युत चुम्बकीय विकिरण पृथ्वी तक पहुंचते हैं। प्रबंधनीय विकिरण, दृष्टि गोचर विकिरण और अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञाप्तियां इस प्रकार संबंधित है कि यदि इनमें से एक सत्य है तो अन्य असत्य होनी चाहिए। यद्यपि ये दोनों असत्य होती है तो कुछ उपन्यास पुस्तकें नहीं है, कोई भी उपन्यास पुस्तक नहीं है। दो आंसर सही है, यानी बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। सामाजिक मूल्य शिक्षा लोगों को बेहतर और अधिक उत्तरदायी नागरिक बनाना। आध्यात्मिक मूल्य शिक्षा मन को शांत रखना और जागृत रखना। सांस्कृतिक मूल्य शिक्षा समाज की विविधता, कार्य, व्यापार और मानदंडों की जागरूकता। सार्वभौमिक मूल्य शिक्षा लोगों को मानवता पर अनुप्रयुक्त साझे सामान्य मूल्य जानने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति क्लासिकी भारतीय न्याय मत के अनुसार तर्क दोषपूर्ण है क्योंकि वह स्वाभाविक व्याप्ति पर आधारित है? तो जहां कहीं अग्नि है वही धुआं है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया कंफर्मेशन, यानी कि पैसेज को पढ़कर बनाना है। अगर अच्छा से पैसेज को पढ़ के बनाए तो 10 नंबर आने की 5 क्वेश्चन मेरा सही हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।